हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम हक और आप देख रहे हैं बायोलॉजी पॉइंट इस सैटेलाइट ऑफ साइंस एकंगर सराय। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है क्लास 12th का, और यूनिट नंबर 2 है सॉल्यूशन, जिसमें पीछे इस चैप्टर का 4 लेक्चर का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। हम लोग आज लेक्चर नंबर 5 में ये स्टडी करेंगे कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसे हम नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट लाइक डिजोल्व लाइक के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें NaCl और शुगर वाटर में रिडली डिजोल्व करता है। नेफ्थलीन और एंथ्रासीन ये बेंजीन में रिडली डिजोल्व करता है। इसका रीजन क्या है? और साथ ही साथ जब हम NaCl और शुगर को बेंजीन में डिजोल्व करना चाहते हैं तो वो डिजोल्व नहीं होता है। उसी प्रकार नेफ्थलीन और एंथ्रासीन को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो डिजोल्व नहीं होता है। इसका रीजन जो है ये है कि NaCl हमारा एक पोलर सोल्यूट है, जबकि शुगर ये भी हमारा पोलर सोल्यूट ही है जो स्लाइटली पोलर होता है, और वाटर हमारा पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता है। जबकि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन हमारा नॉन पोलर सोल्यूट है, इसलिए वो पोलर सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व नहीं करेगा। जबकि नेफ्थलीन एंथ्रासीन जो है बेंजीन में वो डिसॉल्व करेगा, क्योंकि बेंजीन भी हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है, ध्यान में रखेंगे। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखा जाए तो सोल्युबिलिटी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर बेस्ड ऑन डिजोल्यूशन। अगर डिजोल्यूशन इंडोथर्मिक है तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। इसका एग्जांपल है NaCl और KCl, क्योंकि जब इंडोथर्मिक होगा वो तो इंडोथर्मिक में वो हीट गेन करेगा, और जब टेम्परेचर आप देंगे तो वो एक तो रिएक्शन से उसको हीट मिल रहा है और ऊपर से आप टेम्परेचर उसको दे रहे हैं, तो डबल वहाँ पे हीट उसको मिल रहा है, इसलिए सोल्युबिलिटी का मान हमारा इंक्रीज कर जाएगा। डिजोल्यूशन जब एक्सोथर्मिक होता है तो सोल्युबिलिटी का मान हमारा जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्युबिलिटी का मान डिक्रीज करता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब उसको हम डिसॉल्व करेंगे तो वहाँ से हीट रिलीज होता है, और जब हम टेम्परेचर देंगे तो चूंकि रिएक्शन से हीट रिलीज हो रहा है एक्सोथर्मिक में, इसलिए वहाँ पे सोल्युबिलिटी का मान घट जाता है। डिसोल्यूशन जब नॉर्मल हो तो वहाँ पे पहले तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ता है और फिर सोल्युबिलिटी का मान घटता है। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा जाए तो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे जो सॉलिड है और जो लिक्विड है उसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है वो नहीं होता है, इसलिए वो प्रेशर से अनअफेक्टेड होता है। अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको समझेंगे। वो टॉपिक है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, यानी अब गैस को लिक्विड में हम लोग सोल्यूबल करना है हम लोगों को। तो इसमें हम लोगों को जो लॉ पढ़ना है वो एक लॉ पढ़ना है, उसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। लिखा हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो सोल्युबिलिटी का मान जो है प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का, और मोल ऑफ गैस जो है प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी ये सब का मान इंक्रीज होगा तो प्रेशर का मान भी इंक्रीज करेगा, या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर का। तो इस तरह से जो इक्वेशन मिलता है हेनरी में हमारा P इज इक्वल टू KH/X। बाई एक्सिस पे हम प्रेशर को डिनोट कर लेंगे और एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर लेंगे, और जो स्लोप है वो हमारा KH होगा और स्लोप हमारा tan थीटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का तो वो स्लोप हमारा स्ट्रेट लाइन का होता है। तो थीटा अगर इंक्रीज करते हैं आप तो tan थीटा भी इंक्रीज होगा, m का मान भी इंक्रीज करेगा, m हमारा यहाँ पे स्लोप है, और KH हमारा हेनरी कांस्टेंट ये भी इंक्रीज करेगा, जबकि सोल्युबिलिटी का मान डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मोल फ्रैक्शन का मान है वो हेनरी कांस्टेंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और हेनरी कांस्टेंट का यूनिट बार या टॉर होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से हेनरी कांस्टेंट का मान बढ़ता है, सोल्युबिलिटी का मान जो है घटता है, ये ध्यान में रखेंगे। अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर इस तरह से हम यहाँ पे एक इस तरह से लिए हुए हैं ग्राफ, यहाँ पे P है हमारा प्रेशर और यहाँ है मोल फ्रैक्शन X। ठीक है,
तो यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से हम गैस का ये हम स्लोप को ड्रॉ किए हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारा गैस ए है, ये गैस बी है और ये सी है और डी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो स्लोप है, जो एंगल है वो हमारा ए का है, गैस ए का, और सबसे कम जो है एंगल जो है वो हमारा गैस डी का है। तो के एच का मान जो होगा वो हमारा ए का ज़्यादा होगा, ए का के एच जो है ज़्यादा होगा, ठीक है, के एच ज़्यादा होगा, इसलिए सोलबिलिटी जो होगा या मोल फ्रैक्शन का जो मान होगा इसका सबसे कम होगा, ठीक है। उस तरह से जो गैस डी है उसका हमारा के एच का मान जो होगा वो सबसे कम होगा, लेकिन एक्स सोलबिलिटी का मान इसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है बुक का ही हमारा कि H2S ए टॉक्सिक गैस विथ rotten egg like smell is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m calculate Henry log constant। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे P का मान जो है हमारा जो STP पे होता है वो 0.987 होता है, और KH हम लोग को कैलकुलेट करना है, और मोल फ्रैक्शन तो ये हमारा हो जाएगा NH2S मोल ऑफ सॉल्यूट, और फिर मोल ऑफ सॉल्वेंट H2O और प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट NH2S, ठीक है। अब यहाँ पे 0.987 इज इक्वल टू के एच हम लोग को कैलकुलेट करना है इंटू NH2S। इसका वैल्यू क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, वो वैल्यू है हमारा 0.95, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.195 m, ठीक है। और वाटर का जब निकालेंगे हम लोग तो 1000 मोल, और ये हो जाएगा हमारा मोलर मास 18, ठीक है, और प्लस 0.987 इज इक्वल टू के एच इंटू 0.195 वाई ये 55 और प्लस 0.195, फिर 0.987 इज इक्वल टू के एच इंटू 0.195 और डिवाइडेड बाई 55.475। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो 0.987 इज इक्वल टू के एच इंटू इसको सॉल्व करने के बाद 0.0035 ये आएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से हमको के एच निकालना है, के एच इज इक्वल टू 0.987 डिवाइडेड बाई 0.0035, ठीक है। तो के एच का वैल्यू जो होगा वो हमारा यहाँ से सॉल्व करने के बाद आएगा अबाउट 282 बार, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। ये हमारा एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन है वो हमारा 2.6 है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस है इन अ लिक्विड, ये हमारा ये भी जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है उस फैक्टर को हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे फैक्टर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड है उसको हम लोग यहाँ पे इस फैक्टर में समझेंगे। यहाँ पे देखिए कि ये जो गैस है लिक्विड में, इस गैस को यहाँ पे डिसॉल्व किया गया। इसके ऊपर वेट है W1, ठीक है, पिस्टन के ऊपर वेट रखा हुआ W1 और इसमें वेट को बढ़ाया गया है। तो जब वेट बढ़ाएंगे इस पे तो ये नीचे की ओर मूव करेगा पिस्टन, तो जिसकी वजह से जो प्रेशर है यहाँ पे अंदर कंटेनर के अंदर वो हमारा इंक्रीज करेगा। तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये गैस जो है इसमें लिक्विड में ज़्यादा सोलुबल होगा। तो यहाँ पे वेट बढ़ाने से पिस्टन नीचे डाउनवर्ड मूव करेगा और यहाँ पे गैस जो है ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड में डिसॉल्व करेगा। तो प्रेशर बढ़ाने से जो गैस का जो मास होता है
या गैस का जो सॉलिडिटी होता है वो ज़्यादा हमारा यहाँ पे सोलूबल होता है लिक्विड में। ये हेनरी को कहना था, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ हेनरी का वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर, यानी सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट गैसेस का वैल्यू जो होता है केएच का मान वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, डेटा दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारा हीलियम गैस है। तो हीलियम गैस के लिए जो टेम्परेचर है 293 केल्विन, इस पे केएच का मान 144.97 है। और H2 के लिए भी टेम्परेचर वही है, लेकिन केएच का मान हमारा डिफरेंट है। उस तरह से देख रहे हैं N2 दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन यहाँ पे केएच का वैल्यू हमारा डिफरेंट है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो हमारा केएच का जो मान है वो इंक्रीज करता है, ये ध्यान में रखेंगे। टेम्परेचर का मान इंक्रीज करने से केएच का वैल्यू इंक्रीज करता है। यहाँ 293 केल्विन था N2 का, यहाँ पे N2 का 303 केल्विन है, इसलिए यहाँ पे केएच का वैल्यू इंक्रीज करेगा। और केएच का वैल्यू इंक्रीज करने से सॉलिडिटी का मान डिक्रीज होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझ लिए हैं कि केएच का वैल्यू इंक्रीज करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से केएच का वैल्यू इंक्रीज करता है, लेकिन सॉलिडिटी का मान क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। उसे से क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें हमारा जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो हमारा नेग्लिजिबल मान लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट का मोल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है ना, ये देखिए, इसलिए यहाँ पे इसको नेग्लिजिबल मान लिया गया है। उसके बाद ये वैल्यू मिली मोल यहाँ लिखा हुआ है, ये मिली मोल है। यहीं पे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 7.16 है इंटू 10⁻⁴ मोल। तो इसमें एक 10 को निकाल करके नीचे से डिवाइड करेंगे तो 0.716 हो जाएगा, और 10⁻³ को हम लोग क्या बोलते हैं, मिली और मोल आंसर, ठीक है। तो यहीं पे बन जाएगा, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें हम लोग देखते हैं ये है कि जो हेनरी लॉ है वो हमारा कहाँ कहाँ पे अप्लाइड होता है, और लिमिटेशन यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, लेकिन लिमिटेशन भी होता है हेनरी लॉ का, क्योंकि ये आइडियल गैस के लिए वैलिड होता है हेनरी लॉ। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है, वो टू इंक्रीज द सॉलिडिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, द बोटल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। जो हमारा सोडा वाटर है और जो सॉफ्ट ड्रिंक है या कोल्ड ड्रिंक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग डिजोल्व करते हैं, उसमें घुलाते हैं, ताकि वो उसका जो स्वाद है वो बना रहे और साथ ही साथ वो ठंडा रहे। तो उसको हाई प्रेशर में उसको CO2 को डिजोल्व करते हैं। इस वजह से स्क्यूबा डाइवर्स जो होता है वो जब नीचे जाता है, समुद्र में नीचे जाता है स्क्यूबा डाइवर, जिसे हम गोताखोर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेशर अधिक होने की वजह से वहाँ उसको, प्रेशर अधिक होने की वजह से उसको सामना करना पड़ता है हाई प्रेशर का, जिससे और उसके बाद फिर जब वो निकलता है वहाँ से तो प्रेशर एकाएक कम हो जाता है, जिससे उसका ब्लड वेसल्स में बेंडिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे कैपिलरीज ब्लॉक कर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे उसके लिए हम लोग उससे बचने के लिए हेनरी के लॉ को पालन करते हैं, और उसको गैस जो दिया जाता है ब्रीदिंग किट में, उसमें 11.7% जो है वो हमारा हीलियम होता है, और 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन होता है, जिससे जो नाइट्रोजन गैस का बबल है ब्लड वेसल्स के अंदर वो वहाँ पे उतना नहीं बनता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड जो एप्लीकेशन है यहाँ पे हेनरी का, वो है हमारा एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पर जब देखा जाए तो उसमें भी क्या होता है, प्रेशर का मान जो है वो डिक्रीज करता है हाई एल्टीट्यूड पर, जिसके वजह से एनोक्सिया होता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए भी ब्रीदिंग किट में यहाँ पे हेनरी के लॉ को यूज करके वहाँ पे ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं सिलेंडर में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा जाए तो सॉलिडिटी ऑफ गैस का मान जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सॉलिडिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। कहता है कि जब हम लिक्विड में गैस का सॉलिडिटी को देखना चाहते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो कमता है, क्योंकि जब टेम्परेचर आप देंगे तो चूंकि वो गैस है, तो गैस तो टेम्परेचर लेकर के वो लिक्विड में डिसॉल्व करेगा नहीं, वो तो और वहाँ पे लिक्विड भी हमारा वेपर बन रहा है और गैस ऑलरेडी तो है ही वेपर फॉर्म में, तो इसलिए सॉलिडिटी का मान घट जाता है। ध्यान में रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का सॉलिडिटी का मान घटता है, ठीक है। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे,
और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो दो तरह का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे सॉल्यूट भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। और दूसरा ये होगा कि जो सॉल्यूट है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है और जो सॉल्वेंट है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में है। तो दो तरह का यहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर का स्टडी करेंगे, एक लिक्विड 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 सॉल्यूशन का और एक सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।